बंधन ऊर्जा के फॉर्मूले में जो कूलम ऊर्जा का के बाद जो नेक्स्ट घटक आता है वो है असममित ऊर्जा, यानी एसिमेट्रिक एनर्जी, जिसको बी ए सफिक्स है, बी ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होती है असममित ऊर्जा, ये बाइंडिंग एनर्जी में इसका क्या रोल होता है वो अब आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में एक सैकरे चार्ट बताया था, सैकरे चार्ट में आपने देखा होगा वाई अक्ष पर तो हमने न्यूट्रॉन संख्या ली थी और एक्स अक्ष पर प्रोटॉन संख्या, फिर जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियाई हैं, स्थायी हों चाहे स्थायी हों, सबको उस पर प्लॉट किया था। तो जब उसमें देखा था जब द्रव्यमान संख्या ए का मान कम होता है तो ऐसे न्यूक्लियाई n=z लाइन पर आ रहे थे, यानी उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। लेकिन जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता जाता है, जो कर्व है न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ डेविएट होती जाती है, यानी जितने जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, भारी होता जाता है, उनमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं असममिति। जिन नाविकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या समान है तो हम कहेंगे वो सममिति है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या में, लेकिन जैसे ही डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं असममिति। तो इस असममिति के कारण जो बंधन ऊर्जा है नाभिक की, वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नाभिक की बंधन ऊर्जा कम होती जाती है। जितनी ज़्यादा एसिमेट्री होगी, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, असममिति ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, और ये ऊर्जा बंधन ऊर्जा को कम करने का घटाने का काम करती है। यानी अगर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है, वे ज़्यादा स्थायी पाए जाते हैं। ज़्यादा स्थायी का मतलब ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, और जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या में डिफरेंस ज़्यादा है, वे जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतने ही वो अस्थायी होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है। तो सैकरे चार्ट के अनुसार द्रव्यमान संख्या ए का मान बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की सममिति खत्म हो जाती है। सममिति मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या शुरुआत में तो हल्के नाभिकों में तो समान रहती है, जितने न्यूट्रॉन है नाभिक में उतने ही प्रोटॉन, तो उसको बोलते हैं सममिति। अब जैसे ही द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है सममिति खत्म हो जाती है, यानी न्यूट्रॉन संख्या n=z, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन z, अर्थात मध्यम और भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या समान नहीं होती। न्यूट्रॉन संख्या n=z, तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो अंतर है, यानी न्यूट्रॉन हमेशा भारी नाभिक में, मध्यम नाभिक में ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, तो उनका जो डिफरेंस है, अब यहाँ पर न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या a-z, तो n की जगह पर अगर हम a-z लिखते हैं तो ये n-z को कन्वर्ट कर सकते हैं a-2z। तो ये डिफरेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे a का मान बढ़ता है ये जो डिफरेंस भी है वो बढ़ता जाता है। इस असममिति के बढ़ने के साथ साथ नाभिक का स्थायित्व यानी बंधन ऊर्जा डायरेक्टली स्थायित्व से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा होगी नाभिक उतना ही स्थायी होगा। तो ये जो डिफरेंस, इसका मान a-2z का मान बढ़ने से स्थायित्व में कमी आती है, अर्थात बंधन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। यानी जो असममिति के कारण क्या होती है, बंधन ऊर्जा कम होती है। इस प्रभाव को असममिति एसिमेट्री इफेक्ट या असममिति प्रभाव कहते हैं, तथा इस प्रभाव के कारण नाभिक की बंधन ऊर्जा में कमी आती है। और ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व भी किया गया है। तो इसमें जो असममित ऊर्जा है, ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, उसके n-z की स्क्वायर के या a-2z की स्क्वायर के समानुपाती होती है, और द्रव्यमान संख्या a के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको असममित ऊर्जा को हम लिख सकते हैं BA a-2z² यहाँ पर जो एक कोफिशिएंट है ये किससे रिलेटेड है, असममित ऊर्जा से रिलेटेड ये कोफिशिएंट है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऊर्जा है वो है युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। पी से पेयरिंग है तो यहाँ पी सफिक्स लगा दिया, बी पी, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा क्या होती है, जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये देखा गया कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पेयर में रहना पसंद करते हैं, पेयरिंग करते हैं। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ पेयर बनाता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ पेयर बनाता है। तो यानी प्रोटॉन नाभिक, किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन संख्या सम होगी तो सारे प्रोटॉन पेयर बना लेंगे, न्यूट्रॉन संख्या सम होगी तो सारे न्यूट्रॉन पेयर बना लेंगे। अगर प्रोटॉन संख्या विषम है तो एक प्रोटॉन बच जाएगा पेयर बनाने से। इसी तरह से अगर न्यूट्रॉन संख्या विषम है तो एक न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन संख्या भी सम है और न्यूट्रॉन संख्या भी सम है, यानी सारे प्रोटॉनों ने प्रोटॉनों के साथ पेयर बना लिए और सारे न्यूट्रॉनों ने न्यूट्रॉनों के साथ पेयर बना लिए, ऐसे नाभिक सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं या उनकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसके विपरीत ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन संख्या विषम है और न्यूट्रॉन संख्या भी विषम है, तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन बच जाएगा पेयरिंग करने से और एक न्यूट्रॉन बच जाएगा। पेयर तो दो में ही बनेगा, दो प्रोटॉनों में। तो विषम संख्या है, ऑड संख्या है तो एक प्रोटॉन रह जाएगा। ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन संख्या भी विषम है तो एक न्यूट्रॉन रह जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया कि वे न्यूट्रॉन, वे न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन संख्या विषम है और न्यूट्रॉन संख्या भी विषम है, ऐसे न्यूक्लियाई सबसे कम स्थायी होते हैं। यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियाई की तुलना में सबसे कम होती है। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें प्रोटॉन संख्या सम, न्यूट्रॉन संख्या विषम या प्रोटॉन संख्या विषम, न्यूट्रॉन संख्या सम हो, तो ऐसे नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है वो मध्यवर्ती होती है, तो इन दोनों के बीच में। यानी वे न्यूक्लियाई जिनमें जेड भी इवन है और एन भी इवन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी, जिनमें जेड भी ऑड है एन भी ऑड है वो सबसे कम स्थायी, और ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें जेड इवन एन ऑड या एन इवन जेड ऑड हो, वे बीच के मध्यम वर्गीय स्थायित्व वाले नाभिक होते हैं। तो जो पेयरिंग है, पेयरिंग के कारण बंधन ऊर्जा में वृद्धि होती है। पेयरिंग कम होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी। सारे न्यूक्लियाई पेयरिंग कर लेंगे तो बंधन ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। एक एक प्रोटॉन बच जाएगा, एक प्रोटॉन बच गया, एक न्यूट्रॉन बच गया तो बंधन ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी। अगर किसी नाभिक में केवल एक प्रोटॉन बचा है पेयरिंग से, न्यूट्रॉनों ने पेयर बना लिया, या एक न्यूट्रॉन बचा है प्रोटॉनों ने पेयर बना लिया, तो ऐसे न्यूक्लियाई मध्यम वर्गीय बंधन ऊर्जा वाले या स्थायित्व वाले नाभिक होते हैं। तो नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन युग्म यानी पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ बनाता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ। ऐसा करने से नाभिक की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा मतलब नाभिक का द्रव्यमान, द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा है, द्रव्यमान जितना कम होगा बंधन ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। मास जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, बंधन ऊर्जा उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जितनी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उस नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। अर्थात पेयरिंग से नाभिक की बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियाई पेयरिंग करेंगे उतनी ज़्यादा बंधन ऊर्जा हो जाएगी। प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया है कि सम ए यानी द्रव्यमान संख्या सम ए में क्या हो सकता है, ए सम होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम भी हो सकती है और दोनों की विषम भी हो सकती है। यानी ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो दोनों मिला के सम बना देंगे, और ये भी सम है, ये भी सम है, तो भी सम हो जाएगा। तो दो केस हो सकते हैं। द्रव्यमान संख्या ए सम होने पर दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा, जेड भी सम हो और एन भी सम हो। तो ऐसे नाभिक सर्वाधिक स्थायी होते हैं। सबसे ज़्यादा स्थायी वो नाभिक होते हैं जिनमें जेड यानी प्रोटॉन संख्या भी सम है और एन यानी न्यूट्रॉन संख्या भी सम है। जबकि जेड विषम और एन विषम, ये एन भी विषम हो जेड भी विषम हो, तो विषम प्लस विषम करके करेंगे तो ये ए फिर सम हो जाएगा। तो दूसरा केस ये है सम ए का वाले नाभिकों का कि जेड भी विषम हो एन भी विषम हो।
तो ऐसे नाभिक जिनमें जेड भी विषम है, एन भी विषम है, ये नाभिक सबसे कम स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? इनका स्थायित्व तो सबसे कम होता है। और ऐसे नाभिक जिनमें ए विषम हो, ए विषम दो परिस्थितियों में हो सकता है, या तो जेड सम हो, एन विषम हो, इन दोनों का फिर सम करेंगे तो विषम हो जाएगा, या जेड विषम हो, एन सम हो, तो भी इन दोनों का सम होगा तो ए विषम हो जाएगा। तो ऐसे नाभिकों का जो स्थायित्व होता है, ऐसे नाभिक क्या होते हैं? ये नाभिक मध्यवर्ती स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? मध्यवर्ती स्थायी। तो तीन कैटेगरी हो गई। सार्वधिक स्थायी कौन से होंगे? जेड सम, एन सम। सबसे कम स्थायी जेड विषम, एन विषम। और मध्यवर्ती दो तरह के हो गए, जेड सम, एन विषम, या जेड विषम, एन सम। तो अब ये जो युग्मन बंधन ऊर्जा है बीपी, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या, डेल्टा के अब तीन मान हो जाएंगे हमारे पास। अगर ए कैसा है? विषम है, तो मध्यवर्ती नाभिक हो गए। ए विषम में दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जेड सम, एन विषम, और जेड विषम, एन सम। तो ऐसे नाभिकों के लिए तो हम डेल्टा की वैल्यू जीरो, यानी जो युग्मन एनर्जी है उसको जीरो मान लेंगे। फिर दूसरा केस होता है जेड सम और एन सम। ऐसे नाभिकों की क्या होगी? स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, यानी उनकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो बंधन ऊर्जा ज़्यादा होगी तो डेल्टा का मान हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव, यानी बंधन ऊर्जा में ये वृद्धि करेगा। तो जो बीपी का मान कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे उसमें, तो ये बंधन ऊर्जा को बढ़ा देगा। ऐसे नाभिक जिनमें जेड विषम और एन विषम दोनों ही विषम है, तो ऐसे नाभिक बंधन ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी ये सबसे कम स्थायी होते हैं, यानी ये बंधन ऊर्जा को कम करेंगे। तो इसमें मान वही रहेगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बंधन ऊर्जा में से माइनस हो जाएगा बंधन ऊर्जा के फॉर्मूले से। तो जेड विषम, एन विषम वाले में ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। एन जेड सम, एन सम वाले में प्लस हो जाएगी। और ए विषम में दो परिस्थितियाँ हो सकती है, जेड इविन एन ऑड या एन इविन जेड ऑड। तो उसमें डेल्टा को हम जीरो रेफरेंस ले लिया हमने कि ऐसे नाभिकों के लिए डेल्टा जीरो है। सम वाले प्लस में चले जाए, प्लस उनके लिए डेल्टा प्लस हो जाएगा, और विषम वालों के लिए डेल्टा माइनस हो जाएगा। अभी जितनी भी हमने बंधन ऊर्जा के घटक निकाले थे, इन सभी को, जो बंधन ऊर्जा का सूत्र था हमारा B इज इक्वल टू BV प्लस BS प्लस BC प्लस BA प्लस BP, उस फॉर्मूले में सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो आयतन ऊर्जा थी वो क्या थी? AVA। फिर सरफेस ऊर्जा थी माइनस AS A⁴। कूलम ऊर्जा थी माइनस AC Z इंटू Z माइनस 1 अपॉन A⁴। एसिमेट्री ऊर्जा थी AA इंटू A माइनस 2Z² अपॉन A। और ये हुई पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा डेल्टा। तो डेल्टा का मान याद रखना, जो A विषम है तो जीरो हो जाएगा, और अगर A सम है तो दो परिस्थितियाँ होंगी इसमें, जेड भी सम हो, एन भी सम हो, तो उसके लिए धनात्मक होगा, और जेड विषम, एन विषम के लिए हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ऐसे नाभिकों की बंधन ऊर्जा कम स्थायी होते हैं, तो ये बंधन ऊर्जा को कम करेंगे। तो ये टोटल बंधन ऊर्जा के ये घटक आ गए हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को हम, इस वैल्यू को हम मास, जो से अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र था, क्या था? एटॉमिक मास इंटू c², यानी एटॉमिक मास के तुल्य ऊर्जा बराबर ZmH प्लस A माइनस ZmN इंटू c² माइनस B था, माइनस ये B। तो ये वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो इसमें जो धनात्मक राशि हैं वो हो जाएंगी ऋणात्मक, और जो ऋणात्मक हैं वो सब हो जाएंगी धनात्मक, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन लगा हुआ था B से पहले। तो आयतन ऊर्जा तो ऋणात्मक हो जाएगी, और बाकी सभी ये धनात्मक, और मास लास्ट में पेयरिंग एनर्जी भी ये माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो जो फाइनली हमारे पास जो सूत्र आता है अर्धमूलानुपाती द्रव्यमान सूत्र, वो ये, उसको हम समीकरण 9 इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इस सूत्र से, अब इसमें जो कोफिशिएंट है AB, AS, AC, AA,
और डेल्टा में कोफिशिएंट आता है AP। इनके मान कैसे आए थे? इनके मान किसी सूत्र से नहीं निकलते, किसी फॉर्मूले से नहीं निकलते। इनके मान क्या करते हैं, हमें किसी भी एटम का द्रव्यमान पता है, हाइड्रोजन एटम का द्रव्यमान मालूम है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस लेते हैं, एक एक करके उनको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उनके द्रव्यमानों को, उस एटम का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, और उनकी बंधन ऊर्जा निकालते हैं। फिर जो फॉर्मूला शुरुआत में दिया था, इस वैल्यू, पूरी वैल्यू की जगह बंधन ऊर्जा रख दो, तो हमें ये मान पता है और ये मान पता है, तो इनका जो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो वो बंधन ऊर्जा आ जाएगी, यानी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये बंधन ऊर्जा होगी। अब उस बंधन ऊर्जा के लिए ये AB, AS, AC, AA और AP, इनके मानों को हम उसमें हिट एंड ट्रायल डाटा ऐसे फीड करते हैं कि इसकी इनकी क्या वैल्यू लें जिससे हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका मान एक्यूरेट आ जाए। तो बहुत सारे न्यूक्लियस के लिए एक हिट एंड ट्रायल आधार पर ये डाटा फिट किए, उसमें फिटिंग मेथड से इनकी वैल्यू जो निकल के आती है, यानी इन वैल्यूज़ के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्यूरेट बाइंडिंग एनर्जी देता है। तो फिटिंग मेथड से ये निकालते हैं, ये हमने सूत्रों से ये थ्योरी से निकाले। तो दो तरह के मेथड इसमें यूज करते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम अर्धमूलानुपाती सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। ये सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला क्यों बोला जाता है कि इसमें कुछ तो थ्योरी का यूज करते हैं और कुछ डाटा को फिट करते हैं उसमें कि किन वैल्यूज़ के लिए हमारा रिजल्ट सही आ जाए। तो जो फिटिंग से जो डाटा निकल के आए, जो वैल्यू निकल के आई, तो उनमें AV की वैल्यू आती है 15.5 MeV, AS की वैल्यू आती है 16.8 MeV, AC की वैल्यू आती है 0.72 MeV, AA की वैल्यू आती है 23 MeV और AP की वैल्यू आती है 34 MeV। ठीक है ना। इसमें जो ये AP है, AP की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इससे डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा अर्धमूलानुपाती सूत्र तैयार हो जाता है। इसे हम कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं।